अंग्रेजी के भी अभी जैसे कि आने लगे हैं, जैसे हाफ। हाफ का अर्थ आधा होता है, हाफ प्लेट। इसी तरह से हेड है, जैसे प्रमुख अर्थ होता है हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, हेड क्लर्क। चीफ होता है प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर, डिप्टी, वाइस, सब। ये सब अंग्रेजी के भी उपसर्ग इस समय प्रचलन में है। इस तरह से यहाँ पे ये मेरा पूरा होता है। अब बढ़ते हैं हम प्रत्यय की तरफ। मालवीय जी समाज में फैले अशिक्षा के अंधकार से बहुत चिंतित थे। इस वाक्य में चिंतित को देखने से स्पष्ट होता है कि ये शब्द चिंत धन इत से बना है और चिंतित शब्द में इत प्रत्यय लगा है, अर्थात जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते, जैसे उपसर्ग शब्द के पहले लगकर बनाते हैं, इसी तरह से प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगकर एक नया अर्थ देते हैं। जैसे कि चुन धन आव, तो चुन धन आव हो गया चुनाव। इसी तरह से प्रत्यय दो शब्दों से बना है। प्रतिधन है, जिसमें प्रति का अर्थ है साथ में या बाद में और अय का अर्थ है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ शब्दों के साथ चलने वाला या लगने वाला, जैसा कि अभी हमारे विषय विशेषज्ञ सर ने भी बताया था। प्रत्यय की विशेषताएं होती हैं। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश है जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम पदों के साथ ने, को, से आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है, इसलिए विभक्ति प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा से प्रत्यय प्राय अलग रहा करते हैं, है ना। जैसे राम, राम अलग लिखा जाएगा, ने अलग लिखा जाएगा। राम ने, मोनू की, लड़कों में, तो यानी ये प्रत्यय अलग लग रहे हैं, ने, की, में आदि। सर्वनाम पद के ठीक बाद वाले कारक चिन्ह उससे जुड़ जाते हैं, इसमें जुड़ जाते हैं, जैसे मैंने, तुमको, उसने इत्यादि। हिंदी में अधिकतर प्रत्यय संस्कृत से आए हैं। ये तत्सम शब्दों और धातुओं में प्रयुक्त होते हैं। धातु, धातु किसे कहते हैं? धातु क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं, है ना। जैसे कि गम धातु है, इस तरह से कृत। तो संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। तो अक रक्ष रक्षक, अन पाल पालन। तो यहाँ प्रत्यय है अक, शब्द है रक्ष और शब्द रूप बना हमारा रक्षक। इसी तरह से अन प्रत्यय लगा पाल में तो बन गया पालन। आ प्रत्यय लगा शिक्षा में, शिक्ष में, तो शिक्षा हो गया। इसी तरह से पूज शब्द में अनीय लगा तो पूजनीय है। इसी तरह से मधुर में इमा लगा तो मधुरमा। बुद्धि में मान प्रत्यय लगा बुद्धिमान। सौभाग्य में वती प्रत्यय लगा तो सौभाग्यवती। इसी तरह से शरीर में इक प्रत्यय लगा तो शारीरिक और भारत में ईय प्रत्यय लगा तो भारतीय। हिंदी शब्दों में ये थे संस्कृत शब्द के जो प्रयुक्त होते हैं। अब है हिंदी शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय। ई, जैसे हंस में लगा ई हंसी, उड़ में लगा आन उड़ान, मिल में लगा आप तो मिलाप, चुन में लगा आव तो चुनाव, बच में त प्रत्यय लगा तो बचत, लड़ में आई प्रत्यय लगा तो लड़ाई, बाप में औती लगा तो भापोती, पागल में पन प्रत्यय लगा तो पागलपन, भूख में आ प्रत्यय लगा तो भूखा, भूल में अक्कड़ लगा प्रत्यय, अक्कड़ भी प्रत्यय है तो हो गया भुलक्कड़, बिक में आऊ लगा तो बिकाऊ, चमक में इला लगा तो चमकीला रसीला। इसी तरह से ऊ, पेटू, चालू। इस तरह से कुछ अरबी और फारसी शब्दों के भी साथ प्रयुक्त प्रत्यय होते हैं। जैसे आना शब्द है साल, तो साल में आना प्रत्यय लगा तो शब्द रूप हो गया सालाना। इसी तरह से दोस्त में ई लगा तो हो गया दोस्ती। इसी तरह खतर में नाक लगा खतरनाक, अकल में मंद प्रत्यय लगा तो अकलमंद, और फूल में दान लगा तो फूलदान, माल में दार लगा तो मालदार।
तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से आज संस्कृत में, हिंदी में और अरबी फारसी में उसके साथ जो है प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यय के दो भेद हैं, जैसे कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया शब्दों के अंत में लगने वाले होते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय क्रिया के अतिरिक्त शब्दों में लगने वाले होते हैं। तो कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। उनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। यह प्रत्यय क्रिया या धातु को नया रूप देते हैं। इनसे संज्ञा और विशेषण बनते हैं। जैसे पढ़ धातु है तो पढ़ना हो गया, ना प्रत्यय लगा के। तैर में आंख तैराक, ओढ़ में ना ओढ़ना, रेत में ई रेती, थक में आन थकान, लिख में कर लिख कर। इसी तरह से तद्धित में संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। जैसे मानव में ता जोड़ा तो मानवता, बालक में पन प्रत्यय जोड़ा तो बालकपन, अच्छा में आई प्रत्यय जोड़ा तो अच्छाई और अपना में पन जोड़ा, पन प्रत्यय जोड़ा तो अपनापन। इस तरह से हम विभिन्न उपसर्गों और प्रत्ययों का प्रयोग करके अपनी भाषा को समृद्ध बनाते हैं। यहीं पर मेरा उपसर्ग और प्रत्यय विषय संपन्न होता है। जी सर। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। जब बात आती है उपसर्ग और प्रत्यय की, तो हमें यहाँ एक बात ध्यान में रखनी होती है कि उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, पहले तो उपसर्ग या प्रत्यय सार्थक शब्दों के आगे या पीछे ही लगते हैं। यह आप बच्चों को भी बताएं कि जो सार्थक शब्द होंगे वहीं लगेंगे, और शब्द जो होंगे आगे और पीछे वाला उपसर्ग सार्थक शब्दों के आगे लगेंगे और प्रत्यय सार्थक शब्दों के अंत में लगेंगे। ये मोटी मोटी चीज़ें ही बच्चों को नहीं मालूम हो पाती हैं। तो उम्मीद है कि जो ये प्रशिक्षण का चौथा दिन है, आप शब्दों के आगे और शब्दों के पीछे वाला जो समझ है, यह हाँ बच्चे जो आपके पढ़ रहे हैं उनको ज़रूर बताएंगे। और ये समझ होना चाहिए, इतने तो समझ होनी चाहिए कि उपसर्ग और प्रत्यय सार्थक शब्दों में उपसर्ग आगे लगेगा और प्रत्यय सार्थक शब्दों के पीछे लगेगा। इस क्रम में मैं हमारे जो अगले वक्ता हैं श्री प्रवीण प्रताप सिंह, सहायक अध्यापक, मैं आमंत्रित करता हूं कि वह आएँ और उक्त बिंदु पर अपने जो विचार हैं उसको रखें। प्रवीण प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज़ आ रही है। जी सर। तो सबसे पहले मैं प्रवीण प्रताप सिंह, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ व राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी के निर्देशाक्रम में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फिरोजाबाद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में हिंदी व्याकरण की अवधारणाओं की समझ विकसित करने हेतु 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय बैच के चतुर्थ दिवस में मैं अपने हिंदी के विषय विशेषज्ञ डायरेक्टर महोदय और अपने नोडल और इस प्रशिक्षण में जुड़े सभी साथी, मैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज मेरा जो प्रकरण है वो संधि है। तो आज हम संधि के बारे में कुछ चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो अभी सबसे पहले गया
रही ठीक से, नेटवर्क सर चेक करें। आ रही? अच्छा, नहीं आ रही? रुकावट है, बीच में रुकावट है, आवाज में ठीक से नहीं आ रही। अच्छा, अब आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी आ रही है। अब सही आ रही है? हाँ जी ठीक पहले है। से बेहतर है। जी जी सर, धन्यवाद सर। तो संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले जो परिवर्तन है उसको संधि कहते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण हम एक छोटा सा लेंगे। जैसे हमने कोई एक शब्द लिया, विद्या, धनालय, इन दोनों को जोड़कर बना विद्यालय। ऐसे ही एक और इसमें उदाहरण है हिम धनालय, जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हिमालय। ये तो दो वर्णों का मेल है। अब संधि की बात करें तो संधि कितने प्रकार की होती है? संधि के तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार की होती है। पहली है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। तो पहले हम बात करेंगे स्वर संधि की। तो स्वर संधि में होता क्या है, दो स्वरों के मेल से। स्वर संधि से पता चल रहा है वैसे ही कि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे एक पहला स्वर लेंगे, एक छोटा सा उदाहरण मैं पहले बता दे रहा हूं। जैसे अ और इसमें आई और जोड़ा जाए छोटा, जैसे अस्वर और धन दूसरा अस्वर, जब दोनों स्वरों को जोड़ा जाएगा तो आ बनेगा, वो भी स्वर ही होगा। अब स्वर संधि में भी 5 भेद होते हैं। पहली होती है दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यड़ संधि और पांचवी अयादि संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि